नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सलोन कुमार है और आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी। सो जो इस वीडियो का एजेंडा है, इसमें हम इस वीडियो में जो 5 पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, इन्हीं चीजों को हमें कवर करना है। पहला जो पॉइंट है वो है कि जनरल थिंग्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एंड सेकेंड वन इज अमेंडमेंट एक्ट 1976, and third one is Amendment Act 1999 and 2002। और हम इसमें कुछ जो कॉस्ट थे अमेंडमेंट इन सीपीसी उसको हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो बिफोर 1859 देयर वाज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो जो 1859 का समय है, उससे पहले हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं था, मतलब ऐसा कोई सिविल प्रोसीजर का कोई कानून नहीं था जो पूरे भारत में इक्वली या यूनिफॉर्मली लागू हो। मतलब कह सकते हैं कि देयर वर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ सिविल प्रोसीजर इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अलग अलग पार्ट्स में पहले से जो प्रिवेलेंट प्रोसीजर थे कि सिविल मैटर्स में कैसे उन्हें प्रोसीड किया जाएगा केसेस को, वही चीजें लागू होती थी। Okay, so the first Uniform Code of Civil Procedure was enacted in 1859. This date is very important and you must keep this date in your mind. Okay, so please learn this one. आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, जो आप अगर जुडिशरी एस्पिरेंट है तो, कि व्हाट इज द फर्स्ट इन विच, मतलब ऐसे पूछे जाते हैं किस साल में सिविल प्रोसीजर कोड का जो यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड था, किस ईयर में फर्स्ट टाइम इनेक्ट हुआ था। So the correct answer is 1859. But that code was also not applicable to the Supreme Courts in the Presidency Town and Presidency Small Cause Courts। तो दोस्तों, जो 1859 का सिविल प्रोसीजर कोड था, ये पूरे भारत में लागू होता था, बट एक्सेप्ट जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे और जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स थे। ठीक है, तो इन दो चीजों पे लागू नहीं होता था। जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे ना प्रेसिडेंसी राउंड्स में, वहां पे लागू नहीं होता था, और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉस्ट कोर्ट्स में भी लागू नहीं होता था। तो मतलब कह सकते हैं कि अभी भी हमारे देश में सिविल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं आई थी। सो सम अमेंडमेंट्स वर मेड therein and the code was applied to the British India, but there was many defects, so a new code was enacted in 1877। तो जो कुछ इस 1859 का जो सिविल प्रोसीजर कोड आया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, और इस कोड को पूरे भारत जो ब्रिटिश इंडिया था उस पर अप्लाई किया गया। बट देयर वर मेनी डिफेक्ट्स, सो ए न्यू कोड वाज इनेक्टेड इन 1877। देखिए 1859 में हो सक उसमें कुछ इश्यूज थे या उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, इसलिए एक नया कोड इनेक्ट किया गया 1877 में। ठीक है, सो लेट्स मूव एंड लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। Again, another code was enacted in 1882, which was also amended from time to time। एक चीज देखिए दोस्तों, 1859 से शुरुआत तो हो गया, उसके बाद 1877 आया, बट कहीं ना कहीं अभी भी पूरे कंट्री में लागू करने के लिए वह सेटिस्फैक्ट्री लेवल, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए उसे नहीं लागू किया गया। इसलिए आप कई बार इसमें कई डेट्स देखेंगे कब कितने बार ये अमेंड हुआ। तो अगेन अनदर कोड वाज इनेक्टेड इन 1882 व्हिच वाज आल्सो अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए इसमें भी इशू है ना, तो जब तक दिक्कतें आती रही तब तक अमेंड होता रहा, बट इन 1908 द प्रेजेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाज इनेक्टेड। तो जो 1908 था, उस टाइम जो अभी का जो सिविल प्रोसीजर कोड है फॉलो कर रहे हैं, उसे इनेक्ट किया गया। तो दोस्तों, अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखने योग्य हैं। वह पहला है कि 1859 का डेट, जब पहली बार यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड इनेक्ट हुआ था, और एक दूसरा डेट जो है 1908, जो जिसमें हमारा जो करंट अभी के टाइम जो सिविल प्रोसीजर कोड यूज कर रहे हैं वह इनेक्ट हुआ था। तो दो डेट्स
आपको अपने माइंड में रखने हैं। सो लेट्स मूव अहेड। It was amended by two important amendments acts of 1951 and 1956. Overall, this code worked satisfactorily despite some defects in it. 1908 में जब भी आया कोड, ये जो सिविल प्रोसीजर कोड था, उसके बाद दो बार अमेंडमेंट्स हुए, 1951 में, 1956 में। बट ये अमेंडमेंट्स भी जो प्रोसीजर लॉ में होने चाहिए, उन चीजों को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट्स रह गए। अब इन डिफेक्ट को देखते हुए द लॉ कमीशन इन इट्स वेरियस रिपोर्ट्स मेड मैनी रिकमेंडेशंस। अब 1908 में आ तो गया जो सिविल प्रोसीजर कोड था हमारे पास अभी जो लागू होता है, और उसमें अमेंडमेंट भी हुए, जैसा कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि 1951 1956 में उसमें अमेंडमेंट भी हुए, उसके बावजूद भी उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। अब डिफेक्ट कैसे हो सकते हैं? देखिए, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रोसीजरल लॉ है, इट पुट्स लाइफ इन द सब्सटैंटिव लॉ। तो हो मतलब कि अगर प्रोसीजरल लॉ ही गलत होगा तो कैसे मतलब एक सब्सटैंटिव लॉ रन कर सकता है? तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलती रहा, और 1908 के जो 8 का जो सिविल प्रोसीजर कोड था उसमें अभी भी कुछ डिफेक्ट्स रहे, यहां तक कि 1951 और 56 के अमेंडमेंट्स के बाद भी। और इन सब सारी चीजों को देखते हुए द लॉ कमीशन इन इट्स वेरियस रिपोर्ट्स मेड मैनी रिकमेंडेशन। तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था, उन्होंने कई रिकमेंडेशन किए कि ये चीजें इसमें अभी चेंज लाना है। सो आफ्टर केयरफुली कंसिडरिंग देम, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्रिंग फॉरवर्ड द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कीपिंग व्यू इंटर आलिया द फॉलोइंग कंसिडरेशन। तो जो लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन थे और बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1908 में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को अमेंड करने की बात सामने लाई, और कुछ चीजें उसमें ध्यान दी। इसमें जो पहला कंसिडरेशन था वो ये था कि ए लिटिगेंट शुड गेट ए फेयर ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो प्रोसीजरल लॉ होता है, इट पुट्स लाइफ इन द सब्सटैंटिव लॉ। तो सब्सटैंटिव लॉ ऐसा होना चाहिए जो एक फेयर ट्रायल पे डिपेंड करता हो, और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो जो पहला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बिल लाया 1908 का जो सिविल प्रोसीजर कोड था उसे अमेंड करने के लिए, उसमें जो पहला कंसिडरेशन था ये था कि फेयर ट्रायल को फेयर ट्रायल लाया जाए, मतलब जो नया सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें फेयर ट्रायल हो, और उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई किया जाए। और जो दूसरा कंसिडरेशन था वो था कि एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू एक्सपेडाइट दैट डिस्पोजल ऑफ सिविल सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स सो दैट जस्टिस में नॉट बी डिलेड। अब देखिए दोस्तों, अगर देखिए सब्सटैंटिव लॉ चाहे जितने अच्छे बना दीजिए, ओके, आप कोई भी सेक्शन डाल दीजिए कि इनको 7 साल का सजा हो जाएगा, इतना कुछ भी, मतलब उसमें आप डायरेक्टली ये भी लिख दीजिए कि अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा भी कर दीजिए, बट दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। ओके, क्योंकि अगर आपका प्रोसीजरल लॉ एक्सपीडाइट नहीं है, मतलब केसेस का डिस्पोजल, जो सूट्स हैं उनका डिस्पोजल टाइम से नहीं होता, वो प्रोसीडिंग बहुत धीरे चलती है, तो ये सब्सटैंटिव लॉ के जो एम्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सेकंड कंसिडरेशन दिया गया कि जो सूट्स होंगे उसका डिस्पोजल सही टाइम से हो, तेज हो, और प्रोसीडिंग फास्ट चले। इन्होंने मतलब सीधा सा मतलब एक समझिए कि इसमें ये ध्यान दिया गया कि देखिए, एक स्टेटमेंट आपने कभी ना कभी सुना होगा कि डिलेड इन जस्टिस मींस डिनाइड जस्टिस। तो मतलब कि अगर जस्टिस डिले हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इस सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट के दौरान ये इस चीज को भी कंसिडर किया गया कि हमें एक्सपेडाइट करना है सिविल सूट्स का जो प्रोसीडिंग होगा। ओके, दूसरा कंसिडरेशन ये हो गया, और तीसरे कंसिडरेशन को देखते हैं। जो तीसरा कंसिडरेशन था वो था कि द प्रोसीजर शुड बी सिंपल एंड टू द अटमोस्ट एक्सटेंट एंश्योर ए फेयर डील
to poorer section of the community who need the means to engage a pleader to defend their cases. ठीक है, तो अब एक चीज दूसरा ये भी है कि अगर आप प्रोसीजर को बहुत डिफिकल्ट बना दोगे, ओके, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर ए पुअर पर्सन टू गेट जस्टिस। और इसे फेयर फेयर इतना फेयर रखा जाए ताकि एक जो पुअर व्यक्ति है वह भी अपने प्लीडर को अपने केस को डिफेंड करने के लिए रख सके। ओके, सो ये तीन मेन कंसिडरेशंस थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसिडर किए इन द अमेंडमेंट ऑफ जो मतलब उन्होंने जो बिल पास किया था 1908 में, जो सिविल प्रोसीजर कोड था उसको अमेंड करने के लिए जो बिल पास किया था उसमें तीन कंसिडरेशन को लिया जो हमने अभी तक बात की है। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझने के लिए जो है अमेंडमेंट एक्ट 1971 सॉरी 1976। तो एक चीज दोस्तों दो चीजें दोस्तों याद रखनी है। दो अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एक है 1976 का और दूसरा जो है वो है 1999 और 2002 का। सो लेट्स मूव अहेड और देखते हैं इसमें कि अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या क्या चीजें लाई गई। तो जो पहला इसमें अमेंडमेंट हुआ था वह था कि द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बीइंग मेड मोर इफेक्टिव। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसे एम्फेसिस डालना चाहूंगा कि व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। तो जैसे आप पार्टी ए हैं और आपका जो अपोनेंट है पार्टी बी है, आपने केस किया और केस किसी भी व्यक्ति के पक्ष में डिक्रीड हो चुका मतलब किसी के पक्ष में फैसला सुना दिया गया। ओके, अब आप उसी सेम केस को और आप ए और बी दोनों थे ना, दोनों के बीच में एक केस डिसाइड हो चुका है, फिर उसी केस को सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं और दोनों के बीच में ही है और इसी केस को ले जाके सोचते चलो भैया जज साहब तो इतना रुपया लेते हैं यार, कैसे नहीं सुनेंगे, आप दोबारा उसी कोर्ट में जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोर्ट की टाइम बर्बाद होगी, एब्यूज ऑफ प्रोसेस होगा और मतलब जो डिले होता है केसेस में वो डिले और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए एक डॉक्ट्राइन लाया गया जो सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में डिफाइन है, जिसका नाम है रेस जुडिकाटा। तो मतलब रेस जुडिकाटा को 1976 में और ज्यादा इफेक्टिव बना दिया गया, मतलब कि अब रेस जुडिकाटा इफेक्टिव वे में वर्क करने लगा। और जो दूसरा था अमेंडमेंट वह था पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इज गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। तो जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में सिविल मामलों को सिविल सूटों को ट्रांसफर करने का जो पावर था वह किसको दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। और जो तीसरा था वह था कि फ्रीडम फ्रॉम अटैचिंग ए पोर्शन ऑफ सैलरी टू ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज इज ग्रांटेड। तो एक तीसरा अमेंडमेंट भी किया गया। और जो चौथा था वह था कि प्रोविजन ऑफ गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 80 बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इज मेड लेस स्ट्रिंजेंट। एक चीज था कि सेक्शन 80 जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, वह बताता है कि अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस या गवर्नमेंट जो पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई सूट फाइल करते हैं तो उस ऑफिसर या गवर्नमेंट को आपको पहले से नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं करते थे तो उसको मतलब जो जजेस हैं वो मना भी कर सकते हैं कंसिडर करने से। बट जो 1976 का अमेंडमेंट एक्ट था इसमें इस प्रोविजन को लेस स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं रह गया जितना पहले था। मतलब अब जजेस हो सकता है कि आपको कुछ छूट दे दें और आपका जो केस है बिना नोटिफाई किए हुए कंसीडर किया जा सकता है और बहुत सारे प्रोविजंस इसमें दिए गए। और जो पांचवा था वह था रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द राइट ऑफ अपील एंड रिवीजन। तो जो राइट ऑफ रिवीजन
और अपील था, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, क्योंकि और ऐसे कुछ लॉज बनाए गए ताकि कुछ ही केसों में आप रिवीजन और अपील में जा सकें। ठीक है, तो इससे क्या होगी, उससे कोर्ट की टाइम बचेगी और अब्यूज ऑफ प्रोसेस नहीं होगा। और जो छठा प्रोविजन लाया गया वह था, प्रोविजंस आर बीइंग मेड टू इंश्योर दैट रिटन स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विदाउट डिले। तो पहले क्या हो, समझ, अब एक चीज आप कंसेप्ट समझिए कि अगर आपको, अब पहले ये नहीं जानते होंगे आपकी रिटन स्टेटमेंट क्या है। ओके, तो रिटन स्टेटमेंट तो होता है कि आप जब पहली बार, प्लेन तो आपने सुना ही होगा, तो आप जब पहली बार केस फाइल करते हैं तो लिख के फाइल करते हैं ना, उसी को रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो प्लेंटिफ होता है वो जो फाइल करता है कोर्ट में सिविल मैटर्स में, उसे रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अगर आपके पास अथाह टाइम होता, चाहे जब फाइल करते रहो, तो बहुत सारा टाइम लग सकता है ना। तो इस टाइम को उन्होंने कम कर दिया, और जो है 30 दिन, मतलब अब आपको केवल 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है। तो जो 1976 का अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें कुछ प्रोविजन डाले गए ताकि जो रिटन स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स हों वो बिना किसी डिले के प्रस्तुत हो सके, ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग सही से और टाइम से चल सके। देखो, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए वो तो उसके प्रोसीडिंग पे डिपेंड थे, या तो जो टाइम लगता था उसको कम करने के लिए ही बनाए गए थे। ओके, तो सातवां देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ passing a preliminary and final decree in certain suits is abolished। तो कुछ सूट्स में जो आगे देखेंगे हम, उसमें प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री पास करने का जो प्रैक्टिस था उसे एबोलिश कर दिया गया। ओके, और एक नया ऑर्डर 32 कैपिटल ए डाला गया, जो एक स्पेशल प्रोसीजर बताता था फॉर अफेयर्स टू द फैमिली मैटर्स। ठीक है, तो फैमिली मैटर्स के लिए एक अलग से एक ऑर्डर डाला गया जो था 32 कैपिटल ए। ओके, सो देखते हैं, नौवा देखते हैं, तो स्कोप ऑफ समरी ट्रायल्स इज सब्सटेंशियली वाइडेंड। तो जो समरी ट्रायल्स होते हैं उन्हें सब्सटेंशियली वाइडन कर दिया गया। तो ये नौवा अमेंडमेंट था। और अब हम 10वां देखते हैं। 10वां अमेंडमेंट जो रखा गया वो था कि इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव बीन मेड टू प्रोवाइड रिलीफ टू पुअरर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। देखो दोस्तों, हमारा जो देश है ना, वह सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट कंट्री है। तो कहीं ना कहीं जितने सारे लॉज बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि जो पुअर बंदा है वह भी कहीं ना कहीं जस्टिस पा सके। ओके, इसलिए ऐसे प्रोविजन डाले गए। तो ओवरऑल अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए ताकि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को सेटिस्फैक्टरी और एक्सपीडियंस बनाया जा सके। बट दोस्तों, इसमें भी कुछ कमियां थी जिसको हम आगे के अमेंडमेंट देखेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1976 में इतने सारे चीजें लाई गई, उसके बावजूद भी नए अमेंडमेंट्स क्यों आए? सो व्हाई न्यू अमेंडमेंट्स केम आफ्टर 1976? तो इसका जो फर्स्ट रीजन है कि द अमेंडमेंट्स मेड इन 1976 वर नॉट फाउंड सफिशिएंट। तो 1976 में जो अमेंडमेंट्स लाए गए उसमें भी उतने सारे प्रोविजंस या कुछ प्रोविजंस की कमी थी जो कि एक प्रोसीजरल लॉ के लिए जरूरी है, उन चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। ओके, सो टू dispose of civil cases expeditiously, the government appointed justice Malimath committee। तो गवर्नमेंट को भाई ऐसे लॉज लाने थे कि जो एक्सपीडियस हो सके। ठीक है, क्योंकि भाई अल्टीमेट जो मैं आपको बता चुका हूं, पूरा जो जितना अमेंडमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं अब्यूज ऑफ प्रोसेस ना हो, जो प्रोसीडिंग हो वो एक्सपीडियस हो, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ना लगे, कम से कम टाइम में प्रोसीडिंग एंड हो, ताकि जो बंदा है जिसने प्लान फाइल की या जो जिसको हार्म का जो है उसको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके। ओके, तो इसलिए गवर्नमेंट ने मालिमत कमेटी को बैठाया
और इन परस्यूएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी द कोड वाज अमेंडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड 2002। तो जो माली मत कमिटी का जो रिकमेंडेशन था उसको माइंड में रखते हुए दो अमेंडमेंट्स हुए 1999 एंड 2002। सो लेट्स मूव ahead and see what were the changes made and inserted in 1999 and 2002. So let's see. So पहला जो अमेंडमेंट था वह था इन सेवरल मैटर्स सच एज इश्यूइंग ऑफ समन, फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ डिग्री एक्सेट्रा, ए टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड। तो वही था ना कि अब आप खुले साड़ की तरह नहीं है कि मतलब जब मर्जी हो तब आप प्लेन फाइल करो, जब मर्जी हो जब उसका रिप्लाई फाइल करो। ओके, ये सब अब आपके पास मनमानापन नहीं हुआ। जब मर्जी हो तब जज साहब के वहां पहुंच जाओ कि भैया अब तो आप अमेंडमेंट कीजिए हमारे प्लीडिंग में, ठीक है। जब चाहो तो अरे जज साहब आज हमारा मन नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप जब चाहे जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करें, और ऐसा भी नहीं कि अब हमारे विटनेस जो है भैया वो बाहर गए हैं तो हम इतना जल्दी नहीं ऐसे, तो ऐसे आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसमें एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया ताकि जो प्रोसीडिंग्स हो वह एक्सपीडियस हो एंड फेयर हो। ओके, तो पहला ये अमेंडमेंट में नया प्रोविजन डाला गया। और दूसरा जो प्रोविजन था कि ए न्यू प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस। तो एक नया कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वह था कि अब आप जितने भी सिविल मैटर्स हैं उनको आउटसाइड द कोर्ट्स भी सेटल कर सकते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, लोक अदालत, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं, इनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ मैं ऐसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ। और तीसरा जो था कि नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड। तो जजेस की भाई आदत होती है, अरे भाई साहब हम तो जज है ना, तो हम चाहे जितना एडजर्नमेंट करते रहें, आज कोर्ट आज के लिए सुनवाई यहीं पर रुकती है, ऐसा मतलब कह के भैया नया डेट देते रहिए। तो मतलब ये जो डेट देने की तारीख पे तारीख की जो एक प्रैक्टिस थी, उसको कहीं ना कहीं 1999 एंड 2002 में उस पे कुछ प्रतिबंध लगाया गया। सो नंबर ऑफ एडजमेंट्स हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड। और जो चौथा प्रोविजन था वो था कि ये प्रोविजन फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय द कोर्ट कमिश्नर हैज बीन मेड। तो अब जो एविडेंस होगा उसका रिकॉर्डिंग कोर्ट कमिश्नर के द्वारा किया जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव एंड सी द नेक्स्ट स्लाइड। सो जो पांचवा था वो था कि एंडलेस आर्गुमेंट सॉट टू बी शॉर्टेंड बाय empowering the court to fix a time limit for oral arguments and permitting written arguments to be placed on record by the parties। तो अब एक चीज है भैया, अगर ऐसा हो कि अब दो लोगों को कोर्ट में खड़ा कर दो भैया, एक प्लेंटिफ के तरह से वकील साहब हैं, ओके, और दूसरे तरफ से जो काउंसिल हैं वो डिफेंडेंट की तरफ से। अब दोनों भाई साहब को छोड़ दो, अब वो लड़ते रहे चाहे 10 साल लग जाए, भाई ऐसे तो केस सॉल्व नहीं होगा ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एंडलेस आर्गुमेंट्स को कम करने की कुछ प्रोविजन दिए गए, जो था कि कोर्ट को एम्पावर किया गया कि वह टाइम लिमिट फिक्स कर दे, ठीक है, कि ओरल आर्गुमेंट्स आप कितने देर तक दे सकते हैं, और रिटन आर्गुमेंट्स के लिए भी परमिट करे। ओके, तो इन सब सारी चीजों से क्या होगा कि जो टाइम होगा कोर्ट का वह कम लगेगा और जस्टिस सिस्टम स्मूथली वर्क कर पाएगा। तो जो छठा प्रोविजन डाला गया था वो था कि ए प्रोविजन इज मेड फॉर द फाइलिंग ऑफ एन अपील इन द कोर्ट विच पास द डिग्री, ठीक है। तो जो इसमें भी मतलब एक प्रोविजन बना दिया गया कि एक अपील किया जा सकता है इन द कोर्ट विच पास द डिग्री। ओके, और जो सातवां प्रोविजन था वो था कि इंस्टीट्यूटिंग ऑफ द अपील अगेंस्ट द जजमेंट इज अलाउड वेयर द डिग्री इज नॉट ड्रॉन अप। ओके, तो ये सातवां प्रोविजन था, तो इसे आप समझ गए होंगे, सिंपल लैंग्वेज है। और आठवां जो था कि स्कोप ऑफ द फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, लेटेस्ट पेटेंट अपील एंड रिवीजन हैज बीन कर्टेल्ड। तो अभी तक मतलब जो आठवीं में हमने
मतलब जितने चीजों को बताया उन चीजों को कर्टेल कर दिया गया। ओके, तो ये सारे थे 8 ये 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 थे 8 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि 1999 और 2002 के अमेंडमेंट्स में किए गए थे। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स व्हिच वर मेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो दोस्तों जो यही था ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों ऐसे ही यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो अच्छे से ऐसे ही नॉलेज गेन करते रहे। सो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।